भारतीय स्वच्छकार समाज मुक्ति मिशन, भारतीय मूल्यवासी संघ, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच, भारतीय महिला जागृति मंच के संयुक्त तत्वाधान में एक चर्चा के लिए जो विषय रखा गया है वो है कि भारतीय मूल्यवासी समाज में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक बोध विकसित किए बिना उनका संपूर्ण उन्नति संभव नहीं। हम इसके लिए सैल्यूट करते हैं माननीय आरसी वाल्मीकि जो इस कार्यक्रम का मेहनत से, दिल से आयोजन किया और इस तरह का विषय रखने की साहस रख किया। मैं साथ में रवि सागर जी, जिनके माध्यम से हमारे तमाम साथियों को जानकारी मिली और वो महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से लोग उपस्थित हैं यहाँ। इसका श्रेय हमारे रवि सागर जी को जाता है, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाया और कोऑर्डिनेशन बना करके उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम लोग के आने से हमारे समाज में जो कहीं भी शंका है, भ्रम है, वो खत्म होगा और हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। ऐसी उनकी सोच थी और ऐसा यहाँ महसूस भी हुआ। हर कोई चिंतित है कि हम कैसे एकजुट हो जाए। हमारे महामानवों की जो विचारधारा थी संगठित करने का, जिस संगठित की भावना के कारण जो शेड्यूल कास्ट का निर्माण हुआ, शेड्यूल ट्राइब्स का निर्माण हुआ, ओबीसी का निर्माण हुआ, ये किस समाज का निर्माण है, किस जातियों का निर्माण है। पता चलता है कि 6,743 जातियां जो खंडित किया हुआ था, जिसमें प्रत्येक जाति में 7 उपजातियां बना के रखा गया और सभी एक दूसरे से गैर बराबरी का भावना उसमें डाला हुआ था। अपने से ऊपर वाले से घृणा करना और नीचे वाले से, अपने से ऊपर वाले से ईर्ष्या करना और नीचे वाले से घृणा करना। ऐसे समाज को इकट्ठा करने के लिए हमारे महामानवों ने काम किया। मैं इसलिए बात बता रहा हूं, ये सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन हमारे लोग, जैसा हमारे माननीय एक एडवोकेट साहब ने बताया कि कुछ ऐसी प्राणी है जिसके पास दिमाग होता ही नहीं है। अभी बताया हम लोग उदाहरण देकर के। इसी तरह से हमारे जो दुश्मन हैं वो समझते हैं कि हमने जिसको गुलाम बना के रखा है उसके पास दिमाग ही नहीं है, न ही उसके पास नेता है। जो नेता रियल नेता है उसको कैसे बर्बाद करे, उसके लिए वो षड्यंत्र करके रहता है। जो अधिकार हमें मिला है वो कैसे खत्म हो जाए, उसके लिए षड्यंत्र करते रहता है। रिजर्वेशन का लाभ ना मिले इसलिए सरकारी संस्थान को प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट करता है। आखिर है कौन? हम लोग को सोचना चाहिए। रिजर्वेशन कहते हैं और उससे मांगते हैं जिन लोगों ने हमें 6,743 जातियों के टुकड़ों में बांटा था, उनसे हम रिजर्वेशन और अपनी कोटा की मांग करते हैं। क्या वो देने के लिए उन्होंने इतने टुकड़े में बांटा था? क्या वो भूमिहीन इसलिए किया था कि हमें 5 एकड़ भूमि दे देगा? इस बात को समझने की जरूरत है। ये छल प्रपंच है और छल प्रपंच में हम आकर के, हमारे लोग आकर के जो शोषण करने वाला समाज है उसको शासक बना देता है। बाबा साहब का सोच था कि हम शोषित समाज को शासक वर्ग में निर्माण करना चाहते हैं और शासक वर्ग में निर्माण करने वाला आदमी कहता है कि मैं फलाने को, वो नाम देता है, फलाने को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। ऐसा हमारे समाज के नेता लोग बोलते हैं खुले मन से। इसीलिए आप पार्टी बनाए, इसीलिए समाज का गठबंधन किया, इसीलिए संगठन बनाया कि कहो कि मैं अपने दुश्मन को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं। उन्हें ये पता नहीं है कि हमारे दुश्मन
भी एकजुट करने का काम करते हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा एकजुट करने के लिए, उन्होंने चिन्हित किया कि जो यहाँ के मूल निवासी है, जो 6,743 जातियों में बटा हुआ है, उन्हें संगठित करो। क्यों करो? क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। साथ ही साथ अन्य जो समस्याएं हैं, अनटचेबिलिटी का है और विस्तारीकरण का है, विस्थापित जो रहे हैं जंगल में उनका है, और कुछ लोगों का है साथ में रखने का। ये सारे के सारे हमारे पहचान है। इन पहचान किए हुए लोगों को इकट्ठा करो। क्यों करो? क्योंकि हमें कोई पिछड़ा, हमें कोई अछूत, हमें कोई आदिवासी, कोई मुस्लिम नहीं बनाया, कोई सिख नहीं बनाया, कोई बौद्धिस्ट नहीं बनाया, कोई जैनी नहीं बनाया। कौन बनाया है? उसको खोजो। लेकिन दुश्मन क्या करता है कि नहीं, हमारा एक नंबर का दुश्मन कौन है? तो मुस्लिम है। मतलब 10% वर्सेस 90% करके जो बाबा साहब और हमारे महामानवों का जो आंदोलन था, हमारे महानायक माननीय कांशीराम जी, उनका जो सोच था उसको क्या करता है? वो पोल्यूट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और करके जो ये 85-90 का जो हमारा स्लोगन है उसको कन्वर्ट कर देता है। हम लोग उस झांसे में आते हैं और बार बार हम मांगने वाले बनते रहते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा कि ये मांगने वाले जो समाज है, जो भिखारी समाज है, उसको हम देने वाला समाज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे होगा? हम अलग अलग टुकड़े में बट के यदि कोई काम करते रहेंगे तो नहीं होगा। और अभी मौका है। मौका क्यों है? क्योंकि भारत की संविधान है लागू और डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में पैसा होना कोई जरूरी नहीं है, हमारा मत एक होना जरूरी है। यदि हमारा मत एक होता है और रियल लीडर हमारे समाज में निकलते हैं तो वो व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, वो व्यवस्था जो गैर बराबरी की व्यवस्था है। ये सारे के सारे जो दुष्परिणाम है वो इसलिए है कि समाज में गैर बराबरी व्यवस्था लागू है, जिसका शिकार हम हैं। अभी जितने हमारे वक्ताओं ने बताया कि एक जाति अपनी जाति में नहीं शादी करता है, उसमें भी उपजाति खोजते रहता है। ये किसने निर्माण किया? क्या उस जाति के कोई नेता ने निर्माण किया है? क्या हमारे महामानवों ने निर्माण किया है? यदि उन्होंने नहीं किया तो हम क्यों नहीं पहचानते हैं कि जिसने भी निर्माण किया वो हमारा दुश्मन था, और इसलिए किया कि हमें तो वो गुलाम बनाया ही छल प्रपंच के माध्यम से। आगे भी अस्थायी रूप से एकजुट ना हो, इसलिए इस तरह का अतिक्रम रचा गया। तो हम समझते हैं कि अपना कोटा भरने में तो जिनको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और ग्रेजुएशन की पढ़ाई ही नहीं करेंगे, कैसे जाएंगे? वो 5% ना पूरे 22% दे दे। पूछना चाहिए लोगों को। अच्छा, वो दे क्यों रहा है? जिसने हमारे समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटा, वो क्यों देने की बात कर रहा है भाई? यदि देना रहता तो जिस सरकारी संस्थान में जहां रिजर्वेशन लागू है उसको प्राइवेट क्यों करता? दिन रात प्राइवेटाइजेशन करने के लिए क्यों वो प्लानिंग कर रहा है? इस बात को समझना होगा, क्योंकि ये जैसे ही टुकड़ा करने की बात, क्रिमिलियर और फेडरलाइजेशन की बात होगी, निर्णय लेने में 3 से 4 साल लगेंगे, और 4 साल में हजारों संस्थाएं को प्राइवेट कर देगा। फिर कहेगा ले लो 5%, ले लो 10%, कहां लेके जाओगे? प्राइवेट में। ये सब षड्यंत्र को हमें समझना चाहिए। ये झुंझुना है, भूल भुलावा है, और कौन समझेगा? समाज का बुद्धिजीवी जो है, पढ़े लोग, शिक्षित लोग हैं, वो लोग समझेंगे और समझ के अपने समाज का रियल लीडरशिप लेके उनको बचाने का काम करेंगे। हमारे लोग को बहकावे में आके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख लें कि आज भी संसद में 2/3 मेजोरिटी में हमारे भारतीय मूल्यवासी समाज के लोग उपस्थित हैं, वहां 2/3 मेजोरिटी में, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में।
विभिन्न पार्टियों में हैं, वो अपने उद्देश्य के लिए एक नहीं हो सकते। दुश्मन हमारा अपने मकसद के लिए 24 आवर एक रहते, 24 आवर। इसलिए हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हम यदि कहीं चुनाव करते हैं तो सामने देखें कि इसमें क्या क्वालिटी है, क्या सामाजिक ईमानदारी है, क्या सामाजिक समर्पण है। यदि है तो वो किसी भी हमारे मूल्यवासी जाति का हो, उनका समर्थन करो। यदि नहीं है तो अपने ही जाति का लोग है तो उनका विरोध होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक ईमानदारी नहीं है। यदि सामाजिक ईमानदारी नहीं होगा तो वो समाज के लिए नहीं काम करेगा, वो समाज को बेचने का, गिरवी रखने का काम करेगा, जो कि हो रहा है। तो ये साथियों बहुत ही गंभीर बात है। इसी तरीके से हमारा आर्थिक मामला जो है, हम ये बता रहे हैं कि यदि हम सिर्फ फिजूल खर्च को और अंधविश्वास, पाखंड वाली खर्च को सिर्फ रोक दे और उस खर्च को हम बच्चे की पढ़ाई में, बच्चे के स्वास्थ्य में और अपने आवास में, रहन सहन में इन्वेस्ट करें तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगा। जो हम सिर्फ फिजूल खर्च कर रहे हैं, अंधविश्वास और रूढ़िवाद के नाम पर जो खर्च कर रहे हैं, उसका 30% हम मात्र 30% रोक दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, आर्थिक हमारी उन्नति हो जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो बचा करके कोई हमारे मिशन चलाने वाले मान्यवर आरसी वाल्मीकि जी और रवि सागर जी को दे दीजिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, या मुझे भी स्वयं दे दीजिए इसलिए भी नहीं कह रहे हैं। उसे आप अपने बच्चे की पढ़ाई, अपने घर के विकास और स्वास्थ्य पे खर्च कीजिए, लेकिन ये काम बंद कीजिए। एक सिस्टम होता है आर्मी में कि दुश्मन को यदि पराजित करना है, उसको गुलाम करना है बिना गोली चलाए हुए, तो क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम उसके भोजन पानी को बंद कर दिया जाता है। भोजन पानी को वो अपने विरोधी सेना की तरफ जाने वाले रास्ता को बंद कर देता है। पता चलता है कि 10 दिन 15 दिन बाद उनका जब भोजन पानी खत्म होता है वो सरेंडर कर जाते हैं। हमारे समाज का जो भोजन पानी जा रहा है और जिसके पास जा रहा है वो हमें इस देने के बावजूद क्या बता रहे हैं? अछूत, पिछड़ा, मलेश, जंगली, हमारे चंडाल न जाने। अरे हमने तो देखा आपके अभी लिस्ट में कि ऐसे ऐसे नाम उसमें लिखा हुआ है जो आमतौर पर लोग गाली देते हैं जाति के नाम में। ये किसने बना दिया? क्या मुस्लिम ने बना दिया है? क्या सिख ने बना दिया? बुद्धिस्ट ने बना दिया? जैनी ने बना दिया? लेकिन हमें बताया जाता है वही दुश्मन है, बनाने वाला ही बताता है कि दुश्मन हमारा है, वो है, और हमें आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम हमेशा करते रहता है। ये शिक्षित और जागरूक लोगों का पहचान नहीं है। हमारे समाज को शिक्षित और जागरूक करेंगे तो आर्थिक रूप से भी जो हमारा नुकसान हो रहा है वो रोकेंगे, और पाखंड मुक्त जब होगा तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि जिस घरों में हमारा करोड़ों रुपए जा रहा है, आप पता करेंगे एक एक संस्थान का इनकम एक दिन का लगभग 500 करोड़ तक आंकड़ा है, एक दिनों का। और किसका पैसा है? वो बिल्कुल हमारे ही समाज के लोग जाते हैं। कहां पर यात्रा की बात कर रहे थे, कौन जाते हैं? हमारे समाज के लोग जाते हैं। उनको विश्वविद्यालय की तरफ जाना चाहिए, उधर नहीं जा रहे हैं। उनको न्यायालय की तरफ जाना चाहिए, जज बनना चाहिए, उधर नहीं जा रहे हैं। प्रोफेसर बनना चाहिए, उधर नहीं जा रहे हैं। उधर जाने के लिए उनको प्रेरित भी नहीं किया जाता है। उनको प्रेरित किया जाता है, उनको फूल छिटा जाता है, उनको ये कपड़ा पहनाया जाता है, ताज पहनाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, नाश्ता कराया जाता है। कहाँ जाने के लिए? कांवड़ यात्रा। एक स्कूल और विद्यालय और विश्वविद्यालय की तरफ जाने के लिए नहीं प्रेरित किया जाता है।
उधर जाने वाले लोगों को, नौकरी मांगने वाले लोगों को, बिजनेस करने वाले लोगों को क्या किया जाता है? लाठीचार्ज किया जाता है। आरक्षण मांगने वाले को लाठीचार्ज किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि 10% ईडब्ल्यूसी मिला, क्या उन्होंने लाठी खाया था? कभी मांग किया था? पता चलता है नहीं, कुछ नहीं किया। कैसे मिल गया उनको? और मिल ही नहीं गया, लागू हो गया। और हमारे समाज के ही लीडर लोग क्या बोले? मेरी जीवन की कल्पना सफल हुई। कुछ हमारे नेता लोग बोले, वो मान्यवर साहब बोलते थे चमचागिरी। ये चमचागिरी में बोलते हैं, ना बोलते तो अभी कोई बात नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला हमारे जीवन का मकसद पूरा हो गया। मेरा जीवन में कल्पना था कि 10% इनको आरक्षण मिले। कभी सोचा उन्होंने वो गरीब से गरीब भी है, क्या वो टंकी की सफाई का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब टंकी की सफाई नहीं कर सकते हैं, फिर रिजर्वेशन किस बात का? वो गरीब किस बात का? वो 5 रुपए का कलर लेते हैं कटोरी में और दिन भर घूम जाते हैं, 1000 रुपया उनकी आमदनी होती है। हमारे लोग दिन भर सफाई का काम करते हैं, शाम तक 200 से 300 रुपया देने में भी लोग हिचकिचाते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं और अपमान की दृष्टि से देखते हैं। सबसे बड़ी बात है अपमान की दृष्टि से देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे लोग सफाई करते हैं, नगर साफ हो जाता है, हमारे ऑफिस साफ हो जाते हैं, हमारे घर साफ हो जाते हैं, हमारे बस्तियां साफ हो जाती है, शहर साफ हो जाते हैं। क्या उनके लोग जहां जिस जगह रह करके हमारे लोग का शोषण कर रहे हैं, वो 10 दिन तक सफाई नहीं करे, 20 दिन तक नहीं सफाई करे, क्या हो जाएगा समाज में? कुछ हो सकता है क्या? किसी जहां पे वो पूजा पाठ करने का काम करते हैं, उसकी सफाई वो ना करे तो कौन सा हैजा फैल जाने वाली है? कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको क्या बोलता है? वो श्रेष्ठ है, और जो जिसके कारण बीमारी से खत्म होता है, साफ सफाई रहता है, उसको बोलता है ये अछूत है, ये गंदा है। दोनों सफाई का काम कर रहा है, वो वहां सफाई कर रहा है, ये हमारे लोग आम लोगों के लिए सफाई का काम कर रहा है। आम लोगों के लिए, जन समूह के काम करने वाले को नीच बताया जाता है, अछूत बताया जाता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, जो कौन है। और हमारे लोग ऐसा करने का काम कौन करेंगे? जिन्होंने शिक्षित हुआ। शिक्षित जो हुआ उसे समाज में जाकर के इस चीज को दर्शन करना होगा, इसका जानकारी लेना होगा और फिर समाज के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। तो हमारा जो संसाधन है, संसाधन तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन संसाधन को बचा सकते हैं। तो बचा करके और सोशल अवेकनिंग के माध्यम से, सामाजिक जागृति के माध्यम से हम शोषित वर्ग को शासक वर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। शासक वर्ग अभी भी हमारे लोग बने, शासक बने, शासक वर्ग नहीं बने हैं। क्योंकि शासक बनने का सोच होता है। जब तक सोच नहीं होगा, हमारे लोग पद पे भी जाकर के क्या करते हैं? अपने ऑफिस के चपरासी से अपना संस्कार कराते हैं। बहुत सारे ऑफिस में पता चलेगा कि अपने अधीनस्थ लोगों से वो जाके घरों में संस्कार करवाते हैं। वैसे लोग को शासक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी सोच अभी भी गुलाम वाली है, इसलिए वो अपने आप को इंफीरियर समझते हैं। तो हमें अपने मन की भावना, जो हमारे अंदर में जो इन्फीरियरिटी है, उसको खत्म करना होगा और खत्म करके अपने समाज का मनोबल को बढ़ाना होगा। समाज का संसाधन जो है उसको बचाना पड़ेगा, उनके विकास में लगाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा करने वाले जो लोग होंगे वो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कहलाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक मिशनरी कौन होते हैं? हमारे बीच में अभी लगातार बैठे हुए हैं माननीय आर.सी. वाल्मीकि साहब, हमारे ब्रिजलाल साहब, डॉक्टर आनंद साहब, हमारे मोतीलाल बहुत साहब हैं, हमारे बीच में टीपीएस यादव साहब आए हुए हैं, आपके इलाहाबाद से रहने वाले हैं। आप सभी क्या लोग हैं? आप सभी लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक मिशनरी हैं। ये स्वतः काम करते हैं, किसी के कहने पर नहीं काम कर रहे।
और दिन रात ये सोचते रहते हैं कि कैसे हम अच्छा से अच्छा अपना माहौल दे, अपना सोचने का लोगों का एक दायरा बनावे, एक उनका नजरिया दे। ये व्यवस्था देख रहे हैं, ये कहीं भी पंडाल पर लगा करके भी करा सकते थे, अपने बस्तियों में भी करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने, क्योंकि ये प्रेरणा लेते हैं बाबा साहब से, हमेशा वो कोट बंद टाइम में रहे। इसलिए हमारे लोगों को भी कार्यक्रम करना है तो इन्होंने एसी हॉल लिया, और एसी हॉल की व्यवस्था यही नहीं हो जाता, इसके लिए क्या करना पड़ता होगा हम सभी लोग जानते हैं।